नमस्कार दोस्तों, मैं कांस्टेबल सुरेश कुमार सिंगल पाठशाला जाखोद में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और इस क्रम में दोस्तों हमने आपको पता होगा सबसे पहले हिंदी के बारे में पढ़ा। और क्या पढ़ा दोस्तों कि हिंदी किन उपभाषाओं और बोलियों से मिलकर बनी है और हिंदी का जो शब्द का जो भाषा के अर्थ में प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो दोस्तों, हिंदी शब्द का भाषा के अर्थ में सबसे पहले प्रयोग मैंने बताया था दोस्तों आपको पढ़ाते समय, आपको याद होगा। नहीं याद है तो मैं पुनः याद दिलाना चाहूँगा आपको। हिंदी का सबसे पहले प्रयोग दोस्तों भाषा के अर्थ में जो सरफुद्दीन यज़दी है, उन्होंने अपनी पुस्तक थी जफरनामा और उसका रचनाकाल था 1424 ईस्वी, उसमें किया। यानी भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग सरफुद्दीन यज़दी ने अपनी रचना जफरनामा 1424 ईस्वी में किया। और हिंदी भाषा 5 उपभाषाओं और 17 बोलियों से मिलकर बनी है, ये हमने पढ़ लिया प्रथम कक्षा में। इसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा साहित्य का अर्थ और साहित्य की परिभाषाएं। इसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा इतिहास की व्युत्पत्ति, इतिहास का अर्थ और इतिहास की परिभाषाएं। इस प्रकार दोस्तों हमने सबसे पहले इन तीनों शब्दों को क्लियर किया, हिंदी, साहित्य और इतिहास। सबसे पहले इनके बारे में पढ़ा। इसके बाद दोस्तों हमने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने के क्रम में सबसे पहले क्या देखा, हिंदी साहित्य की पद्धतियां देखी। और पद्धतियों में दोस्तों हमने क्या पढ़ा, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति और समाजशास्त्रीय पद्धति, विधेयवादी पद्धति, ये आलोचनात्मक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, ये सब पद्धतियां पढ़ी दोस्तों, आपको याद होंगी। इसके बाद दोस्तों हमने इतिहास के स्रोत पढ़े और मैंने आपको ये भी बताया था कि इतिहास के स्रोतों को 2 भागों में किसने बांटा दोस्तों, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास के जो स्रोत हैं उनको 2 भागों में बांटा, अंतः साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य। और उस इतिहास के स्रोतों का प्रयोग करते हुए किन विद्वानों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, वो इतिहास ग्रंथ हम पढ़ चुके हैं 4। और उन 4 इतिहास ग्रंथों में सबसे पहले जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा दोस्तों, वो लिखा गारसादे तासी ने। और गारसादे तासी दोस्तों कौन थे, फ्रांस के विद्वान थे। और इनकी इतिहास ग्रंथ का नाम दोस्तों था इस्तवार दे ला लिटरेचुर एंदुई ए हिंदुस्तानी। और दोस्तों ये 2 भागों में, 2 संस्करणों में प्रकाशित हुआ। प्रथम संस्करण के 2 भाग थे और उनका प्रकाशन क्रमशः 1839 और 1847 ईस्वी। द्वितीय भाग के प्रथम 2 भाग 1817 ईस्वी में प्रकाशित हुए और तृतीय भाग 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये हुई हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ गारसादे तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दे ला लिटरेचुर एंदुई ए हिंदुस्तानी की बात। इसके बाद दोस्तों दूसरा इतिहास ग्रंथ हमने किसका पढ़ा, शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी। इसके बाद दोस्तों हमने तीसरा इतिहास ग्रंथ पढ़ा ग्रियर्सन का। ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ का नाम दोस्तों द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और उस इतिहास ग्रंथ में सॉरी दोस्तों, उस इतिहास ग्रंथ में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ था, तीसरा इतिहास ग्रंथ। और इस इतिहास ग्रंथ के बाद दोस्तों हमने पढ़ा मिस्र बंधुओं का इतिहास ग्रंथ। मिस्र बंधुओं का इतिहास ग्रंथ दोस्तों 4 भागों में प्रकाशित हुआ। प्रथम 3 भाग 1913 में और चौथा भाग दोस्तों 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो कोई आपसे ये पूछ ले कि मिस्र बंधु विनोद का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1934 ईस्वी में है दोस्तों।
तो ये 4 इतिहास ग्रंथ हम पढ़ चुके हैं। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वो 5वां इतिहास ग्रंथ होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की तस्वीर के दर्शन कीजिए। पहले तो आप ये तस्वीर डेली इसलिए लेके आता हूँ, इनका तब भी जिक्र आता है तब लेके आनी पड़ती है मेरे को, क्योंकि ये हिंदी साहित्य में बहुत बड़ी हस्ती हैं और आप इनके बताए हुए कथन और इनका जो इतिहास है पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। और दोस्तों इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है 1929 में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास। दोस्तों सबसे पहले मैं एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ इनके इतिहास ग्रंथ की। दोस्तों 3 व्यक्ति थे, सरयुकरण पारिक, हरदेव बाहरी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो नागरी प्रचारणी सभा काशी ने इन 3 व्यक्तियों को हिंदी का शब्दकोश तैयार करने के लिए बुलाया कि भाई आप तीनों व्यक्ति आओ और हिंदी का शब्दकोश लिखो। और बुलाया कब? 1908 ईस्वी में। और इन्होंने 1908 ईस्वी से वो काम शुरू किया और 1928 में वो पूरा किया। यानी हिंदी का जो शब्दकोश इन्होंने 20 साल लगा दिए लिखते लिखते। इसके बाद 1928 में जब वो पूरा हुआ उसके बाद उस शब्दकोश की भूमिका लिखने का काम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को सौंप दिया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उस शब्दकोश की भूमिका हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखी। और भूमिका दोस्तों इतनी लंबी चौड़ी लिख दी कि उस भूमिका को ही अगले वर्ष 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से अलग से प्रकाशित करवाना पड़ा। तो दोस्तों 2 प्रश्न यहाँ बनते हैं, वो याद रखने हैं आपको कि कौन सा इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ 1929 लिखा गया। और एक दूसरा प्रश्न ये है कि हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ का पूर्व नाम क्या था। तो पूर्व नाम उन्होंने जो शब्द कोश की वो भूमिका लिखी थी वो हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखी थी 1928 में। तो ये 2 प्रश्न दोस्तों आपको अवश्य याद रखने हैं। और इसके बाद दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात एक और बता दूं कि हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 से पहले जितने भी इतिहास ग्रंथ लिखे गए उनको बहुत अधिक महत्व प्रदान नहीं किया गया। हिंदी साहित्य में सबसे प्रथम सबसे प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही माना जाता है दोस्तों। तो इसके बारे में देखते हैं क्या क्या तथ्य हैं। तो प्रकाशक संस्था दोस्तों इसकी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ है, वहाँ ये शब्दकोश लिख रहे थे और वहीं से इन्होंने उस शब्दकोश को अलग से शब्दकोश की भूमिका को अलग से प्रकाशित करवा दिया। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में रचित इतिहास ग्रंथ है दोस्तों, ये मैंने पहले बता दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का आरंभिक नाम हिंदी साहित्य का विकास था। इस इतिहास ग्रंथ में 997 रचनाकार हैं तथा लगभग 1000 हैं दोस्तों। सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक करते हुए अपने विकासवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए इतिहास ग्रंथ लिखा। दोस्तों ये विधेयवादी पद्धति में लिखा गया इतिहास ग्रंथ है ये, और याद दिला देता हूँ आपको। शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 सुस्पष्ट काल खंडों में विभक्त किया। दोस्तों इनने हिंदी साहित्य के काल को 4 भागों में बांटा, आप सभी को पता है ये बात। और दोहरा नामकरण दिया, जैसे आदिकाल को आदिकाल दे दिया और वीरगाथा काल नाम दिया। फिर भक्तिकाल को भक्तिकाल और पूर्व मध्यकाल दे दिया। फिर इसी प्रकार रीतिकाल को रीतिकाल और उत्तर मध्यकाल दे दिया। फिर आधुनिक काल को आधुनिक काल और गद्यकाल नाम दे दिया। दोहरे नामकरण इनके इतिहास की विशेषता है दोस्तों, और विधेयवादी पद्धति की विशेषता है इनके इतिहासकरण की। क्या विधेयवादी पद्धति में दोहरा नामकरण अपनाया जाता है दोस्तों। और नीचे और देखते हैं क्या है इनके बारे में। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। दोस्तों जो इन्होंने जो 997 जो रचनाकार लिए अपने इतिहास ग्रंथ में उनका तो वर्णन किया ही, साथ ही साथ उनकी जो रचनाएं थी उनका भी मूल्यांकन किया है। तो ये भी इनके इतिहास ग्रंथ की विशेषता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को 24 प्रकरणों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में 4 कालों के लिए दोहरा नामकरण दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का परिवर्धित संस्करण 1940 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। दोस्तों इसके बाद में भी परिवर्धित संस्करण प्रकाशित होते रहे हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन काल में, तब वो जीवित थे, उनके जीवन काल में सबसे पहले 1940 में ही परिवर्तित रूप आया इसका। और इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं राम कुमार वर्मा जी को। राम कुमार वर्मा जी को आप देख पा रहे होंगे, यदि नहीं देख पा रहे हैं तो मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। और राम कुमार वर्मा जी के बारे में थोड़ा पहले देखते हैं क्या है। 15 सितंबर सन 1905 को ये पैदा हुए और इनका निधन 5 अक्टूबर सन 1990 को इनका निधन हुआ। जन्म स्थान सागर मध्य प्रदेश में ये पैदा हुए। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों, एकांकी संग्रह देख रहे हैं केवल, पृथ्वीराज की आंखें, चारू मित्रा, रेशमी टाई, सप्त किरण, कौमुदी महोत्सव, दीपदान, रजत रश्मि, रिमझिम और विभूति हैं दोस्तों। अब करते हैं इनकी इतिहास ग्रंथ की बात दोस्तों। तो इनकी इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास में हिंदी साहित्य के इतिहास की काल अवधि 693 से 1693 ईस्वी ली है, अर्थात उन्होंने संधि काल से लेकर भगति काल तक का वर्णन किया है। दोस्तों ये हिंदी साहित्य की जो शुरुआत मानते हैं वो 693 ईस्वी से मानते हैं, इसलिए जो अपभ्रंश का जो प्रथम कवि है स्वयंभू, उसी को इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये बात भी मैंने नीचे ऐड कर रखी इसमें। राम कुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ में 7 प्रकरण हैं दोस्तों, ये भी आपको याद रखनी है। और राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी में माना और प्रथम कवि जो अपभ्रंश का प्रथम कवि है वही इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना, और वो कौन है? स्वयंभू। ऐतिहासिक व्याख्या की दृष्टि से यह इतिहास आचार्य शुक्ल के गुण दोषों का ही विस्तार है, ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज की ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, और अच्छी लगी हो और आप इस मैटर की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो सिंगल पाठशाला जाखोद पर तुरंत आ जाइए, आपको वहाँ इसकी PDF मिलेगी। और आप यदि हमसे निःशुल्क जुड़ना चाहते हैं तो सिंगल पाठशाला जाखोद के नाम से हमारा YouTube और टेलीग्राम चैनल हैं, अवश्य जुड़िए। और इतना ही कहूँगा, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।